हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आई एम गौरव सोइन और आप सभी के सामने आज एक इम्पॉर्टेंट वीडियो मैं लेके आया हूँ और ये वीडियो मैं बना रहा हूँ अपनी सब्सक्राइबर्स की डिमांड पे। बिकॉज इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी कि क्या आप अपनी यूनिवर्सिटी चेंज कर सकते हो अगर आप पीएचडी प्रोग्राम कर रहे हो तो बहुत सारे लोगों के ये इश्यूज आने लग गए कि सर व्हाट अबाउट जेआरएफ स्टाइपेंड, आगे जा कर के क्या जेआरएफ स्टाइपेंड हमें कंटिन्यू होगा या फिर क्या क्या प्रोसेस रहेगा। बहुत सारे केसेस लोगों ने अपने शेयर किए मेरे साथ कि सर अगर ऐसा होता है तो क्या होगा, वैसा होता है तो क्या होगा। तो मैं सबको यहाँ पे मैंने अपनी कॉपी में लिख लिया है और इन सभी केसेस में मैं आपको बताऊंगा कि जो जेआरएफ स्टाइपेंड आपको मिल रहा है यूजीसी से, इसका क्या होने वाला है और कैसे आगे जा कर के इसका प्रोसीजर होगा। So before that, I would like you all to subscribe my YouTube channel, Success Classes, and hit the bell icon for latest updates. You can visit our website also, researchphd.in। इसकी वेबसाइट का एड्रेस है और इसमें पीएचडी एंड रिसर्च में आपको जितनी भी रीसेंट पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशंस होंगी वो आपको मिल जाएंगी। करियर कॉर्नर में यू विल गेट ऑल दी वैकेंसी रिलेटेड नोटिफिकेशंस ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर। क्विजेज आते हैं रेगुलर बेसिस पे। अभी सैम्पलिंग एंड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशंस के क्विजेज आ रहे हैं जो कि आपको जैसे ही आप इस नीचे वाले लिंक पे जाएंगे तो आपको एक ब्लॉग सेक्शन आएगा जिसमें जो भी रिसेंट में अपडेट्स देता हूँ सब आपको मिल जाएंगे। आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। लर्निंग सेक्शन में आपको पीडीएफ्स मिल जाएंगे। वीडियो चैनल में आपको मोस्ट पॉपुलर वीडियोज़ जो कि हो सकता है आपकी क्वेरी हो वो आपको मिल जाएंगे। कॉन्टैक्ट में आप अपनी क्वेरी ड्रॉप करके हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो और अबाउट सेक्शन में आप ऑब्जेक्टिव जान सकते हो रिसर्च PhD.in हमारी वेबसाइट का। इसके अलावा फेसबुक पेज पे भी हम हैं, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं एंड टेलीग्राम पे भी हम अवेलेबल हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट केस वन। केस वन जो मेरे सामने अभी लिखा हुआ है वो ये है कि सर सपोज़ मैंने अपनी पीएचडी स्टार्ट की, मैंने अपना कोर्स वर्क कंप्लीट किया और कोर्स वर्क के बाद मैं जो है दूसरी यूनिवर्सिटी में अपना ट्रांसफ़र कराना चाहता हूँ और मेरे को जिस यूनिवर्सिटी में पहले था, मतलब जिस यूनिवर्सिटी में पहले मैं था जहाँ से मैं पीएचडी कर रहा हूँ, उसमें मेरे को जेआरएफ की स्टाइपेंड मिलता था यूजीसी से। तो तो क्या होगा, तो उस केस में व्हाट विल बी द प्रोसेस, क्या मिलेगा या व्हाट विल बी द एंटायर प्रोसेस, हाउ आई एम गोइंग टू कंटिन्यू माय जेआरएफ स्टाइपेंड फ्रॉम द अनदर यूनिवर्सिटी जहाँ पे मैं ट्रांसफ़र लेना चाहता हूँ। तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के बारे में। आपको क्या करना पड़ेगा, इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में प्रोसीजर लेके आया हूँ। आपको क्या करना पड़ेगा, आपके जो सुपरवाइज़र है इनका एक बहुत प्रोमिनेंट, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पे। अगर ये आपके पक्ष में नहीं है और ये नहीं चाहते कि आप ट्रांसफ़र लें तो आप ट्रांसफ़र नहीं ले पाएंगे। बिकॉज इनकी मदद से ही आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिलेगा आपकी यूनिवर्सिटी से जहाँ पे आप अपनी पीएचडी परस्यू कर रहे थे। राइट, आपने वहाँ से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट करवाया। जैसे ही नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आप अपना सिग्नेचर या ऑथराइज्ड पर्सन से सिग्नेचर या उसको फिल वगैरह करोगे तो तुरंत जो यूनिवर्सिटी है जहाँ से अपनी पीएचडी कर रहे थे वो यूनिवर्सिटी पोर्टल में अपनी अप्लाई कर देगी कि ये पर्टिकुलर जो रिसर्च स्कॉलर है ये अब हमारी यूनिवर्सिटी में एज ए रिसर्च स्कॉलर नहीं है और अब इसकी जो फेलोशिप है ये हमारी यूनिवर्सिटी द्वारा जो आपको हम अपलोड करते थे, बिकॉज मैंने आपको बताया है पूरे वीडियो में कि रजिस्ट्रार जो होते हैं वो अपलोड करते हैं। तो अब हमारी यूनिवर्सिटी में इनके डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं किए जाएंगे हमारे यूनिवर्सिटी द्वारा। तो इनकी जो फेलोशिप है ये हमारी यूनिवर्सिटी से, हमारी यूनिवर्सिटी के माध्यम से जो इनको फेलोशिप मिलती थी वो बंद करा दी जाए। समझ में आ रहा है आप लोगों को कि जहाँ से आप अपनी पीएचडी कर रहे हो मैं वहाँ की बात कर रहा हूँ, जहाँ ट्रांसफ़र लेना चाहते हो वहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। वो भी तो इन्फॉर्म करेंगे यूजीसी को। वो इन्फॉर्मेशन क्या होगा कि हमारी यूनिवर्सिटी के द्वारा, हमारी यूनिवर्सिटी के माध्यम से जो इनको पीएचडी मिल रही थी रिसर्च स्कॉलर को, अब इनको ये नहीं मिलेगी, बंद करा दी जाए। इस तरीके से जो है वो इन्फॉर्म करेंगे यूजीसी को जो यूनिवर्सिटी होगी। उसके बाद फिर जैसे ही आप दूसरी यूनिवर्सिटी में आप जाना चाहते हैं तो मैंने आपको ये चीज़ बताई। सपोज़ दूसरी यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं आप तो वहाँ पे भी आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा और कि आप जो है यहाँ से ट्रांसफ़र होकर के यहाँ पे आ रहे हैं। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट में वो कंसीडर करते हैं सपोज़ आपका कोर्स वर्क हो चुका है। मोस्ट ऑफ द केसेस में कोर्स वर्क हुआ होता है तो आपका वहाँ पे एग्जाम हो जाता है एज दी टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द यूनिवर्सिटी। तो वहाँ पे जैसे ही आप गए तो आप अपनी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, सपोज पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है हर जगह, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको उस यूनिवर्सिटी पे भी मिल गया। उसके बाद क्या हुआ, फिर जो है आप एक तरीके से जो भी सारे डॉक्यूमेंट्स थे, जितने भी एनेक्स्टर्स आपने रिक्वायर्ड होते हैं वो सारे के सारे अब
जो नई यूनिवर्सिटी है जहाँ पे आपने ट्रांसफ़र लिया है, आप वहाँ पे सबमिट कराओगे और फिर वो यूनिवर्सिटी जो है यूजीसी से बात करेगी और वहाँ उनके माध्यम से फिर आपको फेलोशिप मिलेगी। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये मैंने आपको बता दी कि फेलोशिप आपकी कंटिन्यू रहेगी। अब यहाँ पे बात ये आ रही है, एक केस मेरे सामने है, तो मैंने आपको एक बहुत जनरल केस बता दिया। अब दूसरा केस ये है, केस 2, कि सर अब ये बताइए कि मैंने अपनी कोर्स वर्क कंप्लीट कर लिया है। कोर्स वर्क कंप्लीट करने के बाद मान लीजिए मेरे अभी तक जो पुरानी यूनिवर्सिटी है जहाँ से मैं अपनी पीएचडी कर रहा था, वहाँ मेरे 3 साल हो चुके हैं। 3 साल में मेरे को पूरा का पूरा जेआरएफ स्टाइपेंड बराबर मिला है। अब इस 3 साल के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे अपनी पीएचडी जो है, या 2.5 साल के बाद, 3 साल बाद, मुझे अपनी यूनिवर्सिटी को, इस यूनिवर्सिटी में पीएचडी नहीं करनी और दूसरी यूनिवर्सिटी में अपना ट्रांसफ़र कराना है। अब उस केस में क्या होगा, अब ये बताइए। अब उस केस में बहुत से बच्चे कह रहे थे कि हमको फेलोशिप रिटर्न करनी पड़ेगी। कि रिटर्न का कोई केस नहीं होता यहाँ पे कि यूजीसी आपसे एक एक करके फेलोशिप लेगी। आपको एक चीज़ पता है कि आपको 5 साल तक ये फेलोशिप मिलती है। सबको पता है कि आपकी जेआरएफ क्वालिफाई होने के 3 साल के अंदर अंदर आपको किसी भी पीएचडी या एमफिल में अपना एडमिशन करवाना है और ये फेलोशिप आपको 5 साल तक मिलती है। सपोज़ आप यहाँ पे जाते हैं, सपोज़ आपका जो ये वाला पीरियड है वो कंटिन्यू होता है, तो आपको 2 साल की मिल जाएगी। मान लीजिए मैंने आपको एक केस बताया था, सपोज ये वाली जो यूनिवर्सिटी है ये आपको फ्रेश कैंडिडेट अज्यूम कर रही है कि ये फ्रेश कैंडिडेट है। फ्रेश कैंडिडेट में तो फिर अपन कह सकते हैं कि 5 साल तक आपकी क्या होगी, आपको स्टाइपेंड मिलता है। 3 साल तो आप यहाँ ले चुके हो, जो कि एक तरीके से आपका वो उन्होंने दिया आपको पीएचडी के लिए। अब जैसे आप यहाँ पे शिफ्ट होगे तो यहाँ पे जितना आपका टाइम पीरियड बचा हुआ है, जैसे 2 साल बचे हुए हैं, है ना, 3 साल तो आपका यहाँ पे लग गया, 2 साल यहाँ पे लग गया आपका, तो सिर्फ इतना पीरियड का ही आपको जो फेलोशिप मिलती है यूजीसी से उतनी ही मिलेगी आपको। बाकी जो 3 साल हैं, मेरी बात समझ में आ रही है आप लोग को? न्यू में तो आपको एज अ फ्रेश कैंडिडेट कंसीडर किया है। 5 साल आप तो यहाँ 3 साल फेलोशिप ले चुके हो, तो रिटर्न का कोई केस नहीं है आपका। आप नई उसमें जा रहे हो, आप ये वाली यूनिवर्सिटी अप्लाई करेगी, आपको फेलोशिप मिलना चालू हो जाएगा। इट इज़ अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस, मैं ये मानता हूँ थोड़ी डिफिकल्ट प्रोसेस रहती है ना, इसलिए शुरुआत से ही आप अपनी यूनिवर्सिटी के लिए क्लियर रहो कि आप किस यूनिवर्सिटी से करना चाहते हो, बिकॉज इट इज़ लिटरली टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। तो आपको 2 साल तक फेलोशिप मिलेगी, उसके बाद 3 साल आप अपना खुद अरेंजमेंट करो जो आप कर सकते हो। आप अपने घर से पैसा दो या जहाँ जो भी पैसा आप जहाँ से भी फाइनेंस अरेंज करना चाहते हो वहाँ से फाइनेंस अरेंज करो। ये दोनों केसेस मैंने आपको बता दिए। पहला केस जो मैंने आपको बताया कि आपको फेलोशिप मिलती रहेगी, कंटिन्यू रहेगी वो, बस आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना है और जो यूनिवर्सिटी बदल जाएगी जो आपके एनेक्स्चर्स अभी तक अपलोड करती थी, ठीक है। और सपोज ये केस है कि आप 3 साल आपके लग गए हैं, 3 साल के बाद आप सोच रहे हो कि यार अब मुझे जो है इस यूनिवर्सिटी में अब कंटिन्यू नहीं करना है, या फेलोशिप भी आपको मिल रही है, आप जेआरएफ क्वालिफाइड थे, अब क्या करें? अब वापस से सपोज आप यहाँ पे काउंट हो गया, आपका 3 साल काउंट हो रहे हैं, कंसीडर कर लिया उन्होंने। मैंने बताया था ना आपको एक केस ऐसा कि जब आपका जो आपका गाइड होता है वही दूसरी यूनिवर्सिटी में चला गया, तो उस केस में देयर इज़ अ चांस कि आपका पिछला जो टाइम लगा है वो कंसीडर कर लिया जाए। तो उस केस में तो 3 हो गया +2 ही हो गया, 5 साल आपके पूरे कंप्लीट हो गए, है ना। यहाँ पे उससे ज़्यादा लगे तो फिर यूजीसी इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, ठीक है। पर सपोज आप मान लीजिए कि यहाँ पे आपने 3 साल आपको फेलोशिप मिलती रही, अब यहाँ पे आप एक फ्रेश कैंडिडेट की तरह एडमिट हुए हैं, तो 2 साल तो आपकी पीएचडी में कंप्लीट हो गए नहीं ना, बट नेचुरली उससे ज़्यादा ही लगेंगे आपके। तो उस केस में सिर्फ 2 साल तक आपको फेलोशिप मिलेगी, उसके बाद आपको एक टाइम पीरियड निर्धारित कर दिया है यूजीसी ने। 5 साल तक हम आपको अमाउंट देते रहेंगे, आपको कंटीजेंसी फंड का, एचआरए का, जो भी बेसिक अमाउंट होता है वो सब मिला करके। अब आपके ऊपर है, आप इसको 5 साल से ज़्यादा लग रहे हो, इट्स नॉट देयर हेडेक, क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड उन्होंने टाइम फिक्स किया हुआ है कि 5 साल में पीएचडी आपकी कंप्लीट हो जाना चाहिए। फिर अगर आप सपोज अपनी डिसर्टेशन बनाने में स्लो हो रहे हो या जो भी कारण हो सकता है, यूनिवर्सिटी फॉरवर्ड नहीं कर रही है, इट इज़ योर हेडेक। उस केस में फिर सपोज आपका एक्सटेंड होता है, देन यू हैव टू 1 साल और बढ़ जाता है, 2 साल और बढ़ जाता है, तो आपको खुद का अरेंजमेंट करके, खुद पैसे वगैरह दे करके, या खुद अपना फाइनेंस अरेंज करके, अपना एचआरए और जो भी चीज़ें हैं या जो भी कंटिजेंसी फंड का अमाउंट आपको पहले मिलता था जो कि अब नहीं मिल रहा है, वो आपको पूरा का पूरा खुद अरेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको केस बता दिया है। जो लोग ये सोच रहे थे कि सर जेआरएफ का क्या होगा, जो पैसा हमें मिलने वाला है उसका क्या होगा, तो मैंने आपको बता दिया है ये दोनों केसेस से। आई होप आपको ये जो
कंडीशन है, जो क्वेरी मैंने बच्चों की मेरे पास आई थी कमेंट सेक्शन में, उनको ही मैं एक तरीके से केस बना करके मैंने आपके सामने शो करने की कोशिश की है। और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिलना चाहिए, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी रजामंदी काफ़ी नहीं है। You should have a good terms, you should have a favorable terms with your supervisor also। वो नहीं चाहेंगे तो अल्टीमेटली उनके बिना सिग्नेचर के कुछ नहीं हो सकता। तो यू मस्ट हैव अ गुड कॉन्टैक्ट विद हम, और बना के भी रखना चाहिए उनसे, जिससे जो है वो कभी भी कुछ प्रॉब्लम हो तो वो आपके लिए हमेशा रेडी रहें। सो दिस वाज द वीडियो जिसमें आई होप मैंने कोशिश की है आपको मैं समझा पाऊँ जो एक्चुअल केस होता है, जो एक्चुअल प्रोसीजर होता है, ठीक है। और आप इसको ध्यान से समझिए, और साथ ही साथ जो लोग जेआरएफ के बारे में मुझसे क्वेरी कर रहे थे वो भी अब ये वीडियो देख करके आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ये शेयर करिए जिससे जो डाउट्स लोगों के मन में हैं, ये वीडियोस आप शेयर करिए जिससे जो डाउट्स हैं वो लोगों को क्लियर हो जाएं और वो एक बेटर स्टेप उठा सकें। सो ऐसे ही वीडियोस मैं लाता रहूँगा जिससे आपकी नॉलेज इन्हांस हो और आपके माइंड में जो कन्फ्यूजन है वो पूरी तरीके से हट जाए। थैंक यू सो मच फॉर योर लाइक्स एंड कमेंट्स। बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स आप करते हो, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लिखते हो हमारे बारे में, तो उन सभी चीज़ों के लिए मैं दिल से आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ वेरी नाइस डे अहेड।